हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इस ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहता है सोशल साइंस की वर्ग 2 के लिए, तो आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके इन ओवरव्यू क्लासेस को बाय कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे हम बात कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें मैंने आपको बता दिए थे इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपको बता दिया था मैंने। सामाजिक धार्मिक जो पुनर्जागरण के लिए आंदोलन हुए थे, ये मैंने आपको बता दिए थे। साथ ही साथ कौन कौन सी सभाएं और समाज स्थापित हुए थे, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये भी बता दिया था। इसके बाद हमने नरम दल गरम दल पे बात की थी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि कौन व्यक्ति नरम दल में शामिल है, कौन से व्यक्ति गरम दल में शामिल है। तो वो आपको नाम याद होने चाहिए, क्रांतिकारियों के नाम, आंदोलनकारियों के नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ से इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन, इन सभी के उद्देश्य, सूरत विभाजन और कामागाटा मारू प्रकरण, ये सभी टॉपिक मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे, होम रूल आंदोलन, यहाँ तक कि आपने सभी तैयार कर लिया होगा। और इसके बाद ये भी काफ़ी सब आप तैयार कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधीवादी आंदोलन पर बात करेंगे हम, कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो देखिए, ये जो चंपारण सत्याग्रह था, ये गांधीवादी आंदोलन क्या, गांधी जी इससे पहले विदेश में थे। फिर वो क्या हो गए, भारत आ गए गांधी जी। तो जब गांधी जी भारत आ गए तो उन्होंने फिर भारत में भी कई समस्याओं को समझा। उस समय भारत में काफ़ी सारी समस्याएं विद्यमान थी। तो गांधी जी ने अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू करे, सत्याग्रह शुरू करे। तो सबसे पहले गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था, आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। गांधी जी जब विदेश से भारत आए तो गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था। ये आपको नाम याद होना चाहिए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह का नाम क्या था। भारत में जब गांधी जी आए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आपको याद होना चाहिए चंपारण। तो ये कब हुआ था, तो देखिए 1917 में हुआ था। तो ये चंपारण एक जगह का नाम है। तो चंपारण कहाँ पर है, तो ये आपके बिहार में है। चंपारण बिहार का बेतिया में एक जगह है, उसका नाम वहां पर बिहार के बेतिया में। तो इस जगह के नाम पर ही इस सत्याग्रह का नाम क्या पड़ गया, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए इसमें ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह में कि जो चंपारण बिहार के बेतिया में एक स्थान था चंपारण, वहां पर जो किसान थे, उन किसानों के साथ जो व्यापारी वर्ग था, ये किसान के साथ व्यापारी वर्ग ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। और व्यापारी वर्ग ने क्या समझौता करा कि देखिए, जो किसान है, आपकी जो भी उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि का 3/20 भाग, कितना भाग, 3/20 भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। ये उन्होंने समझौता कर लिया। किसने, व्यापारी ने, किसके साथ, किसान के साथ, कि जो आपकी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि का 3/20 भाग पर आप क्या करोगे, केवल और केवल नील की खेती करोगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये किसान के लिए एक बड़ी समस्या थी कि एक तो उसको नील की खेती करना पड़ रही थी, एक समय खाद्यान्न संकट अलग था देश में। तो किसानों को एक तो खाद्य की समस्या तो थी ही थी, साथ ही साथ उन पर यह भी दबाव बनाया गया कि आपको करना है तो क्या करना है, नील की खेती करोगे। और वो भी आपकी भूमि का जो सबसे उपजाऊ भाग है, उसके 3/20 भाग पर आप क्या करोगे, नील की खेती का उत्पादन करोगे। तो ये जो 3/20 भाग था, इसको ही नाम क्या दे दिया, 3 कठिया, 3 कठिया पद्धति। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 3 कठिया पद्धति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3/20 भाग पर जब नील की खेती करते थे तो उसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। तो अब इससे किसान काफी परेशान था। तो वहीं पर एक और किसान थे, ये चंपारण में एक और किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे, ये इन्हें कहीं से पता चलता है कि गांधी जी हैं, वो इस तरह का मतलब सत्याग्रह करके हमें इस तरह की समस्या से क्या कर सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे, ये गए गांधी जी के पास और गांधी जी को इन्होंने सारी स्थिति को बारे में अवगत कराया। फिर गांधी जी
उस जगह पर गए और गांधी जी ने चालू करा सत्याग्रह। तो उस सत्याग्रह का ही नाम क्या पड़ गया, चंपारण नामक जगह पे शुरू करा था, इसलिए इस सत्याग्रह का नाम ही पड़ गया चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने काफी प्रयास करे, उसके बाद क्या हुआ, चंपारण एक्ट ही बना दिया गया। ठीक है, कि जो इनसे क्या ले रहे थे, भू राजस्व ले रहे थे, जो इस प्रकार की समस्या थी। तो इसी के लिए उन्होंने चंपारण कृषि अधिनियम बनाया, और ये जो तीन किसने बनाया, अंग्रेजों ने, चंपारण कृषि अधिनियम। और इसमें उन्होंने जो तीन कठिया प्रणाली थी इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो इस तरह से ये कैसा था, चंपारण सत्याग्रह पूरी तरह सफल भी था। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन कठिया पद्धति क्या होती है। एग्जामिनर इस पॉइंट पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इस तीन कठिया पद्धति पर, कि तीन कटिया पद्धति क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसान को 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया तो इसे ही तीन कटिया पद्धति कहते हैं। फिर गांधी जी ने इसका एक सत्याग्रह चलाया, उसका नाम क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह था। कब चलाया, 1917 में चलाया। ठीक है, कौन गए थे गांधी जी के पास, कौन सा किसान गया था, तो राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने गांधी जी को सारी ये समस्या बताई। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया, और ये जीत भी हुई थी यहाँ पर गांधी जी की। तो जब गांधी जी जीत गए तो इसी जीत की खुशी में ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इस पॉइंट पर भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि, देखिए हाँ, उनका नाम क्या था गांधी जी का, मोहनदास। गांधी जी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये गांधी जी उनका नाम था। तो उन्हें महात्मा की, जो ये जो महात्मा गांधी आज हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो ये महात्मा उनकी क्या है, गांधी जी की उपाधि है ये महात्मा। जो हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो गांधी तो उनका सरनेम है और ये जो महात्मा है उनकी उपाधि है। तो ये महात्मा की उपाधि उन्हें किसने दी थी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह से यह आपका चंपारण सत्याग्रह आईएमपी है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले सत्याग्रह पर। एक मिनट, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह आईएमपी है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई थी, तो फिर आपको चंपारण सत्याग्रह पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किस व्यक्ति ने दी, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण तीन कटिया पद्धति किससे संबंधित है, किस सत्याग्रह से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। या तीन कटिया पद्धति क्या होती है, इस तरह के इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे। खेड़ा सत्याग्रह पे हम बात करते हैं। तो देखिए जो खेड़ा सत्याग्रह था ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए खेड़ा जो सत्याग्रह था आपका, खेड़ा सत्याग्रह ये एक जगह का नाम है। कहाँ पर है ये जगह खेड़ा, तो ये गुजरात के अंदर है। गुजरात की एक जगह है खेड़ा, उसी वहीं पर यह सत्याग्रह हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था ये सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1918 में। ईयर भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको फिर ईयर याद होना चाहिए कि 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में। इस तरह आपको याद होना चाहिए। ये क्या था, ये प्रथम असहयोग था। ठीक है, पहली बार असहयोग किया गया। तो ये था, इसमें क्या हुआ था खेड़ा सत्याग्रह में, कि देखिए जो किसान थे, किसानों से क्या लिया जा रहा था इस समय, 1918 के समय भी क्या हुआ था, खाद्यान्न संकट तो था ही देश में। तो किसान को एक तरफ तो भूखमरी की स्थिति थी, साथ ही साथ किसानों से बड़ी मात्रा में क्या लिया जा रहा था, भू राजस्व लिया जा रहा था किसानों से। तो अब किसान का पहले तो अगर खाद्यान्न उत्पादन होगा नहीं तो वो भू राजस्व कहाँ से भुगतान करेगा। तो किसान बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उससे क्या मांगा जा रहा था, भू राजस्व मांगा जा रहा था। तो गांधी जी ने फिर इस सत्याग्रह का क्या करा, नेतृत्व करा। खेड़ा नामक जगह थी, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था, 1918 में। तो गांधी जी के साथ ही साथ कुछ और वकील भी थे उस समय के, युवा वकील, जैसे इंदुलाल याग्निक हो गए, विट्ठल लाल भाई हो गए। तो इन सभी ने मिलकर के क्या करा, जो भू राजस्व संहिता थी उसे देखा और समझा, और उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन, मतलब उसमें ये निष्कर्ष निकला कि जब कभी भी 25% से भी कम अगर क्या हो उत्पादन होता है
अगर फसल का 25% से भी कम, क्योंकि क्या होता था कई बार सूखा पड़ जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, उत्पादन नहीं हो पाता। तो फसल का उत्पादन अगर 25% से भी कम होता है तो फिर राजस्व का भुगतान नहीं करना रहता है। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को ये बात बताई कि देखिए ये गलत है, अगर आप उसके बाद भी जब उत्पादन हुआ ही नहीं है किसानों का तो कैसे पे करें। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों को ये बात भी मानना पड़ी। और फिर उन्होंने क्या करा, भू राजस्व जो मांग रहे थे उसमें क्या कर दिया, उस भू राजस्व को माफ कर दिया अंग्रेजों ने, कि जो गरीब किसान है वो तो पूरी तरह से उन्हें माफ कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या बोला कि अगर कोई किसान समृद्ध किसान है और वो अगर देना चाहे तो वो भू राजस्व का क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। तो इस तरह खेड़ा सत्याग्रह भी कैसा सत्याग्रह था, एक सफल सत्याग्रह था, और इसमें भी गांधी जी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी की जीत हुई, खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी की जीत हुई। अब बात करते हैं अहमदाबाद। ये देखिए इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, इसलिए इनके बारे में जानना क्या है आपको आवश्यक है, इससे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं आपके अगले पॉइंट पर, अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए अहमदाबाद आपको पता है कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये गुजरात के अंदर ही मिल थी। यहाँ पर क्या हुआ, जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्होंने क्या करा, हड़ताल करी अहमदाबाद में। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल। कब हुई थी ये, 1918 में हुई थी अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसी इसमें क्या हुआ था, भूख कि जो श्रमिक थे काम करने वाले उन्होंने भूख हड़ताल करी, इसीलिए इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहते हैं। कब हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो 1918 में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सत्याग्रह हो जाता है जो यहाँ पर नोट नहीं है पर आप नोट कर लेना, आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हो उसे भी, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए, कौन सा था, एक बारदोली। बारदोली सत्याग्रह पे बात करते हैं। क्या था, बारदोली, बारदोली सत्याग्रह। इस बारदोली सत्याग्रह क्यों आईएमपी हो जाता है, ये इसका सबसे पहले तो ईयर याद रखना है कि कब हुआ था। तो ये 1928 में हुआ था। बारदोली कहाँ पर था, ये जगह कहाँ की है, तो देखिए ये सूरत में आता है, सूरत की एक जगह है। सूरत कहाँ आता है, आपके गुजरात में। तो गुजरात के सूरत में एक जगह है बारदोली, वहां पर ये सत्याग्रह किया गया था। ये भी क्या क्यों किया गया था, वो देखिए कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज बड़ी मात्रा में क्या करते थे, लगान मांगते थे, और किसान इतना सक्षम नहीं था या वो इतना नहीं कमाता था, मतलब उसका जो फसल के उत्पादन से, कृषि से वो इतना अधिक नहीं कमाता था कि वो पे कर सके ये जो लगान मांग रहे हैं। तो इससे किसान काफी ज्यादा परेशान था। तो ये भी यहाँ भी क्या हो रहा था, बारदोली में भी जब 1928 में भी किसान क्या लगान पे नहीं कर पा रहा था। और जबकि सरकार ने क्या करा, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने और क्या करा, पहले ही तो लगान नहीं चुका पा रहा, और उस जो लगान था उसमें 30% की और वृद्धि कर दी, कि जो भी मतलब आप जैसे कपास वगैरह उत्पादन कर रहे हो, तो उस कपास की उस समय क्या हुआ था, एक तो प्राइस पहले ही गिर गई थी कपास की, और इन्होंने उसमें क्या करा कि और आपको 30% ज्यादा लगान पे करना होगा। तो इसके कारण जो बारदोली के किसान थे उन सभी ने क्या करा, विरोध करा। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, किसका, बारदोली का। कौन कर रहे थे, यहाँ पे नेतृत्व बारदोली का। तो देखिए यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर पूछ ले कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वल्लभ भाई पटेल ने करा था। किसने करा था, वल्लभ भाई पटेल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा, तो आपको पता होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल ने करा था, वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें भी क्या हुआ, फिर वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई। तो जब वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई तो वहां जो महिलाएं थी, कहाँ, बारदोली की महिलाएं जो थी, इन महिलाओं ने क्या करा, इन्हें क्या कह के पुकारा, सरदार कह के पुकारा। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने इनको उपाधि दे दी। गांधी जी ने उपाधि दे दी वल्लभ भाई पटेल को, किसकी, सरदार की। तो ये जो देखिए आपने नाम बोलते होंगे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार आप बोलते हैं ना, ये सरदार क्या है, ये इनकी उपाधि है। जैसे महात्मा क्या है, उनकी उपाधि है गांधी जी की, इसी तरह वल्लभ भाई पटेल की उपाधि क्या है, सरदार। तो किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी उन्हें। वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या करा, महिलाओं की ओर से, मतलब महिलाओं ने सरदार कह के पुकारा, तो गांधी जी ने महिलाओं की ओर से दी गई उपाधि ही इन्हें दे दी, सरदार को दे दी इन्हें, वल्लभ भाई पटेल को। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि सरदार की उपाधि किसने दी, तो वो आपको इसी तरह का ऑप्शन देगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको इसे टिक कर देना।
कभी भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि वो दे दे कि महिलाओं ने दी थी एक ऑप्शन में, एक में दे दे गांधी जी ने दी थी, इस तरह से नहीं, वो आपको एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किसमें दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह याद रखना, आपकी बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसमें दी गई थी, तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके चंपारण सत्याग्रह में दी थी, ये चंपारण में। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सभी सत्याग्रह, इसीलिए इन पे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि आप इन्हें इस तरह से छोड़ के ना जाएं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनर। रोलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। 1919 का एक कानून था, किसने बना दिया था, ब्रिटिश सरकार ने बना दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बनाया रोलेट एक्ट, और सरकार ने क्या करा इसमें, ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने क्या करा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर उनको संदिग्ध भी लग रहा है, या इन्हें लग रहा है कि मतलब किसी भी प्रकार से, मतलब उसमें कोई मतलब वो बेचारा एक सीधा साधा भी व्यक्ति है, पर लेकिन इन्हें लग रहा है कि भैया हमें इसे गिरफ्तार करना है, तो ये क्या करते थे, उस सीधे साधे व्यक्ति को भी उठा के सीधे ही जेल में डाल देते थे। ठीक है, भले ही उसने कुछ ना करा हो, लेकिन इन्हें लगा कि भैया ये व्यक्ति डाउटफुल है, तो उठा के सीधा उसे जेल में डाल देते थे। इसीलिए इस कानून को क्या कानून की संज्ञा दी, काला कानून की संज्ञा दी। कब का है, रोलेट एक्ट 1919 का, याद रखना है। इसी के लिए फिर रोलेट सत्याग्रह चलाया गया, कब चलाया गया, 1919 में। इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में इसे क्या कहते हैं, प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा को प्रथम असहयोग कहते हैं, ये नाम भी याद रखना है आपको। चंपारण को प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्या हुआ था, ये जो जलियांवाला बाग था, यहाँ पर जनता बैठी थी। ठीक है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर जनता उपस्थित थी, और ये जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, इन्होंने क्या करा, वो जो निहत्थी जनता थी जो बाग में बैठी थी, इस गार्डन में बैठी थी, जलियांवाले गार्डन में, उन्होंने क्या करा, उस निहत्थी जनता पर क्या चला दी, गोलियां चलवा दी। इसने ऑर्डर दे दिया, किसने, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने, कि ये जो जनता बैठी है इस पे गोलियां चला दो। और इस जनता पर फिर जो उनके सैनिक थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, और बड़ी मात्रा में इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था। ये रेजिनाल्ड डायर जो थे, इनसे फिर इनको किसने मारा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपको याद होना चाहिए कि उधम सिंह ने इन्हें मारा था। उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी थे। आदेश किसने दिया था, रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। तो उन्होंने इस डायर व्यक्ति को क्या करा था, मारा था। किसने मारा था, उधम सिंह ने। तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किसने गोली चलाने का, उस जो जनता उस बाग में, उस गार्डन में उपस्थित थी, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो डायर ने दिया था। इस डायर को फिर किसने मारा था, या किसने इसकी हत्या की थी, तो उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी, उसके संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करा, जो इन्हें उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, इस उपाधि को उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। आपसे एग्जामिनर यहाँ से 2 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेता है। सर उसका एक तो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 की डेट याद होना चाहिए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने गोली चलाने का जनता पे आदेश दिया था, तो रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। इस रेजिनाल्ड डायर को किसने मारा था, कौन से क्रांतिकारी ने इसे मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको याद होना चाहिए, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब बात कर लेते हैं हंटर आयोग पर। ये हंटर आयोग जो था, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, इस पे जांच के लिए ही गठित करा था हंटर आयोग। किसने करा था, ब्रिटिश सरकार ने करा था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक आयोग बना दिया इस जांच के लिए, कैसे क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी मिले, तो उन्होंने एक आयोग बना दिया। इन्होंने इस जो आयोग बनाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, उन्होंने एक कमिटी बोल सकते हैं बनाई थी। उस कमिटी का नाम क्या रखा था, अंग्रेजों ने बनाई थी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो इसके जो अध्यक्ष थे, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। उन्हीं के नाम पर फिर इसे क्या कहा जाने लगा, हंटर आयोग। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले कि हंटर आयोग
1919 में बनाया गया था। इसका क्या नाम था, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका वास्तविक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर थे। किस पर्पज से बनाया गया था, तो देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की बारे में जांच करने के लिए बनाया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पर बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन ये मुसलमानों का एक आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था, देखिए आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। तो इस समय क्या हुआ था कि दो जो युद्ध चल रहा था, दो पक्षों के बीच में चल रहा था। तो एक तो थे मित्र राष्ट्र, सभी मिलकर लड़ रहे थे। एक में था आपका जर्मनी, एक में था जर्मनी और तुर्की थे, और एक तरफ थे कौन, मित्र राष्ट्र थे। तो इनके बीच क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे इसमें काफी देश थे, शक्तिशाली भी था मित्र राष्ट्र। तो इन्होंने मित्र राष्ट्र क्या हुआ, ये जर्मनी और तुर्की हार गए और जीत किसकी हुई, मित्र राष्ट्र की विजय हुई। तो इस मित्र राष्ट्र में क्या था, एक ब्रिटेन भी था। तो अब इस ब्रिटेन ने क्या करा, ये जीत तो गए लेकिन उन्होंने क्या करा, इस ब्रिटेन ने बोला कि जो तुर्की है, तुर्की का जो एक खलीफा होता है, इस खलीफा को अब हम क्या करेंगे, पद से हटा देंगे। और जबकि मुसलमानों के सामने ये जो खलीफा होते हैं इनकी बहुत अधिक रिस्पेक्ट थी, बहुत अधिक सम्मान करते थे। तो उन्होंने ये ब्रिटेन के विरुद्ध एक विद्रोह करा। ठीक है, तो इसे ही जो मुसलमानों ने विद्रोह करा ब्रिटेन के प्रति, इसे ही क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, जब बहुत अधिक क्या हुआ, विरोध हुआ, भारत के मुसलमानों ने विरोध करा कि देखिए ये जो ब्रिटेन है, जो तुर्की के खलीफा है, उन्हें पद से हटा रहा है और उस पर और भी कई सारी मतलब गलत तरीके से उन पे क्या लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो ये गलत है और इसका भारत के मुसलमानों ने कड़ा विरोध करा। इसे ही क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। कब हुआ था, 1919 से 1920 तक चला था। मुख्य रूप से कब बंद हो गया था, तो मुख्य रूप से देखिए 1924 में बंद हो गया था। 1924 में क्या हुआ था, 1924 में वहां पर एक कमाल पाशा नाम के खलीफा थे, कमाल पाशा उनका नाम था। तो कमाल पाशा ने क्या करा, कमाल पाशा ने ये जो पद था इसे ही समाप्त कर दिया। कौन सा पद, खलीफा वाला जो पद था इसे ही उन्होंने समाप्त कर दिया। जब पद ही समाप्त हो गया तो उस पद को लेकर जो विरोध था वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। तो इसके कारण से ये जो आंदोलन था पूरी तरह से फिर 1924 में समाप्त हो गया। तो ये थी खिलाफत आंदोलन की कहानी। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन पे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन पे देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, याद होना चाहिए आपको। तो देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 में, 1 अगस्त 1920, ये डेट आपको याद होना चाहिए। इतिहास में डायरेक्ट क्वेश्चन डेट पे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो मैंने नोट्स में आपको दी है कि ताकि आप इनको क्या कर पाए, रिमेंबर कर पाए, याद कर पाए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये डेट याद रखना है आपको, 1 अगस्त 1920 को, 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इस असहयोग आंदोलन में क्या करा, देखिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने इसे प्रारंभ करा। तो इस समय उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश सरकार थी हम उसका क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। किसका, जो अंग्रेज सरकार थी, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। तो जो अंग्रेज सरकार थी इसका हम, या ब्रिटिश सरकार बोल लो, इसका हम क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। इसे ही राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन कहते हैं। किसने इसे प्रारंभ करा था, तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें प्रारंभ करा था। कब प्रारंभ करा था, तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ करा था। क्या पर्पस था इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का, तो यहाँ पर उनका जो पर्पस था ये था कि भाई सरकार की हम किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे और हम हर तरफ से सरकार को क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। फिर चाहे वो सरकार के जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, हम उसमें जाना बंद कर देंगे। अगर सरकार कोई भी प्रकार का कोई उत्सव का आयोजन करती है, कोई दरबार का आयोजन करती है, तो हम उसमें भी नहीं जाएंगे। सरकार अगर कोई सी भी उपाधि हमें दे रही है तो हम उन उपाधियों को क्या करेंगे, उनका त्याग कर देंगे, उनसे उनकी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से बहिष्कार उन्होंने इस आंदोलन में किया कि जो भी सरकारी उपाधियां थी उनका त्याग कर दिया, जो सरकारी दरबार लगते थे और जो भी सरकारी उत्सव होते थे उसका त्याग कर दिया, जो भी स्कूल और कॉलेज से सरकारी उसमें जाना बंद कर दिया। इस तरह से सरकार, जो भी लोग थे, जो जनता थी भारत की,
और जो आंदोलनकारी थे, नेतृत्वकारी थे, क्रांतिकारी थे, सभी ने मिलकर के क्या करा, बहिष्कार करा। गांधी जी ने इसी क्रम में क्या करा, जो उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, गांधी जी ने उस केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। जो आपके जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने भी ये उपाधि त्याग दी थी। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी, तो जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ये उन्होंने उपाधियां क्या करा, इसमें त्याग दी। ये आंदोलन अच्छा चल रहा था, काफी ज्यादा जनता में इस आंदोलन में लेकर के जनता में क्या था, बहुत अधिक क्रेज था, उत्साह था। हर वर्ग में, चाहे फिर वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे फिर वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग ने इसमें क्या करा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन इसी बीच में क्या हो गई, एक घटना हो गई। उस घटना को क्या नाम से जाना जाता है, चोरा चोरी कांड। इसमें क्या हुआ था कि जो जनता थी उसने क्या करा, जो पुलिस थाना था एक, उस कहाँ पर था वो पुलिस थाना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नाम का एक स्थान था, वहां पर एक पुलिस थाना था। तो उस पुलिस थाने में लगभग 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। तो जनता ने उस थाने पे क्या करा, आक्रमण कर दिया। और जो पुलिसकर्मी अगर भागने की भी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उस पुलिसकर्मियों को, जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उन्होंने क्या करा, उसी जो पुलिस थाने में आग लगा दी थी, उसी आग के हवाले उन पुलिसकर्मियों को भी कर दिया। गांधी जी इससे क्या हो गए, दुखी हो गए, व्यथित हो गए। और गांधी जी ने इस चोरा चोरी कांड, जो कि कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए चोरा चोरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी कहाँ पर है, तो ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थान है। तो जब वो पुलिस क्या हो गए, जो पुलिस थी उसको आग के हवाले कर दिया, काफी इसके अंदर जवान मारे गए थे, 20 से ज्यादा जवान मारे गए थे। तो गांधी जी ने फिर क्या करा, ये जो राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया। ठीक है, तो आपको ये इसका कारण भी पता चल गया। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था, तो राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे जो रीजन था, चोरा चोरी कांड था। एक एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पर है चोरा चोरी स्थान, ये तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और मोस्ट आईएमपी है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं। सिलेबस आपको क्या करना है, ये ओवरव्यू क्लासेस हैं। इनका पर्पस क्या है, सिर्फ यही पर्पस है कि आपकी थोड़ी हम क्या कर पाए, हेल्प कर पाए। उस हेल्प के पर्पस से ही हम ये वीडियो वगैरह आपके लिए ला रहे हैं। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं ताकि आप क्या कर पाए, आपको पढ़ने में हेल्प हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और भी आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो, आप उनसे इन टॉपिक्स को अच्छे से और डिटेल में कवर कर लेना। अब स्वराज पार्टी पे बात करते हैं। तो देखिए, स्वराज पार्टी में क्या हुआ था कि 1919 का एक्ट बनाया था। तो ये जो 1919 का एक्ट बनाया गया था, इसमें विधान परिषदों के चुनाव की भी बात की गई थी। तो ये जो विधान परिषद के चुनाव थे, इन चुनाव को लेकर के कांग्रेस दो भाग में बट गई। एक वर्ग का क्या कहना था, जो कांग्रेस थी पूरी की पूरी की, उनका कहना था कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जबकि जो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, इनका ये मानना था कि भैया चुनाव में तो भाग लेना चाहिए। एक तो क्या हुआ, ये जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने इनकी खुद की एक पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम रख दिया स्वराज पार्टी। और कब बनाई इन्होंने ये, तो इन्होंने बनाई ये मार्च 1923 में। किस स्थान पे बनाई थी, इलाहाबाद नामक स्थान पे इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है इस पॉइंट पर कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1923 में। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो आपके दोनों नाम याद होने चाहिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में। कौन इसके संस्थापक थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चलिए बात करते हैं अब काकोरी कांड पर। अगेन मोस्ट आईएमपी है। काकोरी से कांड बोलते हैं, या काकोरी षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये काकोरी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। वहां पर क्या हुआ था, ये जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके
सदस्य थे, इन्होंने क्या करा, काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन थी ये, ठीक है, ट्रेन जा रही थी, तो एक काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन से क्या करा, सरकारी जो खजाना था, अंग्रेजों का जो खजाना था, सरकारी खजाना, उसे इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। तो जिस स्थान पे उन्होंने लूटा था वो स्थान क्या था, काकोरी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, काकोरी कांड। कब हुआ था ये, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, इन्होंने इसमें क्या करा, जो सरकारी खजाना था वो लूट लिया। इसमें किन को फांसी की सजा दे दी गई थी, ये नाम भी याद रखना है आपको। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जो क्रांतिकारी थे, इन्हें अंग्रेजों ने क्या करा, फांसी की सजा दे दी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखना है कि 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसमें एचआरए के सदस्यों ने क्या करा था, ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। कहाँ पर लूटा था, काकोरी नामक स्थान पर लूटा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, काकोरी कांड पड़ गया। अब बात करते हैं सैंडर्स हत्याकांड पे। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में सैंडर्स हत्याकांड हुआ था लाहौर में। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए, इसमें सबसे पहले हमें थोड़ी सी कहानी पीछे जानी पड़ेगी कि देखिए, आपका जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ये भारत आया था, ठीक है। इस साइमन कमीशन को क्या कहते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं इसे, व्हाइट मैन कमीशन। तो इस ये जो व्हाइट मैन कमीशन था या साइमन कमीशन बोल लो, ये जब भारत आया तो लाला लाजपत राय और साथ ही साथ कुछ और अन्य लोग भी जो क्रांतिकारी थे मिल करके उन्होंने क्या करा, विरोध कर रहे थे। क्या नारे लगा रहे थे, साइमन एक व्यक्ति का नाम है, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था कमीशन, तो इसलिए इसको साइमन कमीशन या व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं। तो ये सभी उनका क्या, साइमन का विरोध कर रहे थे। इसमें लाला लाजपत राय भी थे और बाकी दूसरे अन्य क्रांतिकारी भी थे। सभी विरोध क्या कर रहे थे, और विरोध के नारे लगा रहे थे कि साइमन गो वेक, साइमन गो वेक, साइमन वापस जाओ, इस तरह के साइमन गो वेक के नारे लग रहे थे, गो वेक का नारा, ठीक है। तो ये विरोध हो रहा था। अब इस विरोध को रोकने के लिए जो पुलिस थी, जो साइमन इन जो आए थे उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगी हुई थी, अंग्रेजी पुलिस थी। तो इन्होंने क्या करा, लाठी चार्ज कर दिया, और लाठी चार्ज में क्या हुआ, जो लाला लाजपत राय थे उनके सिर पे क्या हुई, लाठियों का जब लगातार हमला हुआ तो उनका उसमें उनका सिर फट गया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये जो लाठीचार्ज का आदेश था किसने दिया था, तो सैंडर्स ने दिया था। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब आप बोलेंगे सर HRA लिखा यहाँ तो आपने HRA, और ये HSRA है। तो देखिए, ये इसी का जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी का पुनर्गठन किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर, ये बाद में बन गया था, ठीक है। तो इसके जो 3 सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे, भगत सिंह उसमें थे, एक आपके, एक मिनट, चंद्रशेखर आजाद थे, और एक थे आपके, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, राजगुरु, ये मुख्य सदस्य थे। तो इन्होंने क्या करा, ये लाठीचार्ज का आदेश देने वाला व्यक्ति था सैंडर्स, इसे क्या करा, इसकी हत्या कर दी इन तीनों ने मिलकर के। कब कर दी थी, 1928 में। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सैंडर्स हत्याकांड कहते हैं। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दिसंबर 1928 में हुआ था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। आखिर सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी, तो जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था, तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय कुछ क्रांतिकारी उसमें सम्मिलित थे, लाला लाजपत राय भी, ये सभी विरोध कर रहे थे और क्या नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे।
अब जो पुलिस वहां पर लगी हुई थी, उस पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज कर दिया। तो पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया था, सैंडर्स ने दिया था। और लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय थे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने सैंडर्स को क्या करा, हत्या कर दी। इसे ही सैंडर्स हत्याकांड कहते हैं। कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1928 में हुआ था। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। तो ये देखिए, सेंट्रल असेंबली थी, तो इस असेंबली में क्या, जो आपके भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं, इनने मिलकर के क्या करा, जो सेंट्रल असेंबली है, विधानसभा थी, वहां पर बम फेंका था। अब इन्होंने बम क्यों फेंका था, इन्होंने बम इसलिए फेंका, इनका ये पर्पस था कि जो अंग्रेज है उन्हें ये दिखाना कि देखिए हम भी शक्तिशाली हैं, और हम चाहें तो हम आपको क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो अंग्रेजों को मार भी सकते हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आप देश छोड़ के चले जाएं, और अगर आप नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपको मार भी सकते हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं। तो ये इनका यही पर्पस था कि जो बहरे हैं कौन, अंग्रेज, इनको बहरों को सुनाना अंग्रेजों को। इसलिए इनने जानबूझ करके, जो आपके भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने क्या करा, सेंट्रल असेंबली में जानबूझकर एक मतलब कम मात्रा वाला एक बम बनाया, मतलब एक हल्का फुल्का बम बनाया, और जो खाली बेंच थी, उन खाली बेंचों पर क्या करा इन्होंने, उस सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। इसे ही क्या कहते हैं, सेंट्रल जो असेंबली है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 अप्रैल। बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। ठीक है, किसने फेंका था, तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य ने। मुख्य रूप से किसने फेंका था, इसमें कौन गए थे सेंट्रल असेंबली में, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए थे। इन्होंने क्या करा, वहां खाली बेंचों पर बम फेंका। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। अब आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि जो इंकलाब जिंदाबाद है, ये नारा किसने दिया था। तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये चटगांव शस्त्रागार लूट, तो देखिए ये क्या है, चटगांव शस्त्रागार लूट। इसमें चटगांव नामक स्थान पे क्या होते हैं, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के क्या हथियार लूट लिए थे, अंग्रेजों के हथियार लूट लिए थे, हथियार लूट लिए थे। किसने मुख्य रूप से इसके षड्यंत्रकर्ता कौन थे, तो सूर्यसेन थे। तो इसे ही चटगांव शस्त्रागार लूट कहते हैं। सूर्यसेन को मास्टर दा सूर्यसेन भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जामिनर इसी पॉइंट पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि दा मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन जाने जाते हैं। सूर्यसेन एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या करा था, चटगांव नामक जगह पर अंग्रेजों के क्या हथियार लूट लिए थे। इसे ही चटगांव शस्त्रागार लूट कहते हैं। कब की थी इन्होंने ये लूट, अप्रैल 1930 में। डेट भी आपको याद रखना है, अप्रैल 1930। देखिए क्या हुआ था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज इन्हें क्या करते थे, वहाँ बहुत अधिक प्रताड़ित करते थे, बहुत अधिक इन्हें वहाँ परेशान करते थे, तंग करते थे, और इनके जो मानवाधिकार थे उनका बहुत अधिक हनन होता था। तो इस तरह से मतलब उनका हनन ना हो, उनके मानवाधिकार का, उन्हें जेल में भी बंद रखा जा रहा है, तो उसकी भी एक पूरी की पूरी पॉलिसी होती है, पूरा कंडक्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसे किस तरह का खाना दिया जाएगा, उससे किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उसकी जो मानवीय गरिमा, उसका सम्मान किया जाएगा। तो बस ये सभी बातों के लिए ही जो जतिन दास थे वो जेल में थे, और जेल में वो क्या कर रहे थे, इन मानवाधिकारों की मांग के लिए वो हड़ताल कर रहे थे। तो उन्होंने लगातार हड़ताल कितने दिनों तक करी, 64 दिनों तक करी। उसके बाद 64 दिनों के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक समय तक भूख हड़ताल किसने की थी, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, जतिन दास। एक आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जतिन दास नामक क्रांतिकारी ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की थी, तो आपको 64 याद होना चाहिए कि 64 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो जो जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप आपकी बुक से या जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे होंगे उससे आप इन्हें और डिटेल में पढ़ के एक अपना टॉपिक क्या कर लेना, तैयार कर लेना पूरी तरह से। मिलते हैं जल्द ही अगले ओवरव्यू क्लास में। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप ज़रूर विजय एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जो भी हम वीडियो लेकर आए उन वीडियो का आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी भी विजय एकेडमी इंदौर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप विजय एकेडमी इंदौर का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर आपने विजय एकेडमी इंदौर का ऐप नहीं डाउनलोड करा है तो आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।